इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके साथ हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड 20 क्वेश्चंस फिजिक्स के। तो ये क्वेश्चन आपके पास जो प्रीवियस एग्जाम हो रखा था उसी को जो टाइप के क्वेश्चन उस एग्जाम में पूछे गए थे उसी टाइप के क्वेश्चन जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, और अगर आपको ये क्वेश्चन जो आप चाहते हो कि इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, तो हमारी एप्लीकेशन AKS क्लासेस पे आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। AKS क्लासेस का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और वीडियो पे हम लाइक का टारगेट रख लेते हैं 500 लाइक्स। आई होप आप अचीव करने में मेरी हेल्प करोगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैच्ड करेक्टली मैच। तो आपके पास कौन सा इसमें करेक्टली मैच कर रखा है। तो आप जैसे यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे आपके पास क्या है गिवन, ये सभी SI यूनिट दे रखे हैं। तो अब आपको पता है वर्क का SI यूनिट क्या होता है आपके पास, वर्क का SI यूनिट होता है आपके पास जूल। सो वर्क का हमारे पास क्या होता है जूल। उसी तरह से आपके पास इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर। और हीट क्या होती है आपके पास, हीट होती है आपके पास फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी का यूनिट होता है आपके पास जूल, तो हीट का भी तो क्या होना चाहिए था जूल, बट यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास वाट दे रखा है। सो आपके पास वाट तो गलत हो जाएगा, जूल और एम्पियर वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो फर्स्ट एंड सेकंड इसका क्या है करेक्ट ऑप्शंस हैं। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज बेस्ड ऑन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड आपके पास कौन सा डिवाइस है यहाँ पे। तो गैल्वेनोमीटर हो गया, एमीटर हो गया, ये आपके पास किसके लिए यूज होते हैं करंट के लिए। गैल्वेनोमीटर तो क्या शो करता है, जैसे करंट होती है वो डिफ्लेक्शन शो करता है अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी तरह से आपके पास बल्ब है, बल्ब क्या करता है आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में क्या करता है आपके पास कन्वर्ट करता है। सो आपके पास कौन सा आ जाएगा यहाँ पे जनरेटर। तो जनरेटर क्या आपके पास वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, ए कॉइन फीदर एंड ब्रिक आर ड्रॉप साइमल्टेनियसली इन अ वैक्यूम, वेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन दिस सिचुएशन। क्या देखते हैं हम, बोल रहा है फीदर एंड ब्रिक विल रीच द बॉटम बिफोर द कॉइन। उसके बाद बोल रहा द कॉइन विल रीच द बॉटम बिफोर ब्रिक एंड फीदर, फीदर कॉइन एंड ब्रिक ऑल विल रीच बॉटम टुगेदर, द ब्रिक विल रीच द बॉटम बिफोर द फीदर एंड कॉइन। तो मतलब आपके पास किसके रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के रिलेटेड क्वेश्चन, या आप बोल सकते हो लॉज ऑफ मोशन का कोई क्वेश्चन है आपके पास। सिंपली आपने इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है आपके पास S इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर होती है आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन। एक होती है आपके पास V इक्वल्स टू u प्लस AT, ठीक है, और एक होती है V स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। एक NS टर्म वाली भी होती है बट उसको हम अभी इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन लिख रखी है आपके पास। तो क्या आपके पास किसी भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन में आपके पास मास के रिलेटेड कोई टर्म दे रखी हुई है, नहीं दे रखी हुई है। तो वही आपके पास यहाँ पे भी चीज़ वो रखा है कि अगर आप किसी भी एक हाइट पर्टिकुलर में बिल्डिंग मान लेता हूँ, इसके टॉप से आपने ये तीनों चीज़ें ब्रिक फीदर और कॉइन जो है आपने यहाँ से ड्रॉप कर दिया। अब आपके पास ये बॉटम या ग्राउंड पे कब पहुँचेंगे, तीनों एक टाइम पे ही पहुँचेंगे। क्यों, क्योंकि आपके पास ये जो हाइट होती है ना आपके पास, ये जो भी आपके पास वैक्यूम में मूव करेंगे ये आपके पास इंडिपेंडेंट ऑफ मास होते हैं। चाहे आपके पास एक बॉडी हैवी है और एक आपके पास क्या है लाइट बॉडी है, सो आपके पास बोथ बॉडीज़ क्या होंगी आपके पास सेम ही टाइम पे पहुंचेंगी, क्योंकि इन पे मास का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इसका ऑप्शन आता है बॉटम रीच टुगेदर। इसके बाद आ रहा है आपके पास लेंज लॉ इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। तो लेंज लॉ आपके पास क्या होता है, लेंज लॉ आपके पास कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड होता है। जैसे आपके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेट होता है आपके पास, तो मैग्नेट क्या करता है आपने मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है। इस तरह से आपके पास मान लीजिए आपके पास ये मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये क्या होता है, अगर आपने इसको स्टेशनरी रख रखा है एक ही जगह पे रख रखा है, तो ये आपके पास क्या होता है कॉन्स्टेंटली आपके पास ये मूव ऑन करेंगे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती, बट यहाँ पे कैंसिल आउट हो गई है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। सो अब यहाँ पे जब आपके पास मैग्नेट फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है आपके पास, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होता है आपके पास फिक्स होता है। या मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फ्लक्स आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप इसके नियर कोई न्यू मैग्नेट ले आओगे, मैं यहाँ पे एक और मैग्नेट ले आता हूँ, तो यहाँ पे मैं पोल मेंशन कर लेता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है और साउथ है। तो ये क्या करेगा आपस में, अगर नॉर्थ है तो एक दूसरे पे क्या करेंगे ये रिपेल करने की ट्राई करेंगे। और अगर नॉर्थ की जगह यहाँ पे मैं साउथ ले आता हूँ और यहाँ पे नॉर्थ ही रख लेते हैं, सो अब क्या करेगा ये दूसरों को अट्रैक्ट कर लेंगे। तो मतलब फोर्स चेंज हो रही है, तो फोर्स जैसे चेंज हो रही है आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो भी चेंज हो रहा है। तो ये फिनोमेना किस पे बेस होता है, ये आपके पास वर्क करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के रिलेटेड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोल रहा है,
द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके रिलेटेड होता है आपके पास, ये तो डायरेक्टली आपको न्यूटन सेकंड लॉ है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, किसके रिलेटेड होता है ये आपके पास, फोर्स के रिलेटेड होता है। यहीं से आपके पास जो F इक्वल्स टू ma वाला फॉर्मूला है वो भी इसी इक्वेशन से आपके पास क्या होता है, डिराइव होता है। अब आता है आपके पास एस्केप वेलोसिटी ऑन द अर्थ सरफेसेस। तो एस्केप वेलोसिटी होती है आपके पास मिनिमम वेलोसिटी जिसे आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो अर्थ सरफेस से, आप क्या करते हो एटमॉस्फेयर में थ्रो कर लेते हो। तो इस वेलोसिटी मिनिमम वेलोसिटी होती है कि वो आपके पास वापस अर्थ पे ना आए। तो वो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। और यहीं पे अगर आपको कभी कभी मोन की भी पूछ लेता है तो मोन की मैं आपको बता देता हूँ कितनी होती है आपके पास, 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होती है आपके पास मोन की। और अगर आपको जुपिटर जो होता है प्लेनेट के टर्म्स में देखा जाए तो जुपिटर की सबसे ज़्यादा एस्केप वेलोसिटी होती है तो 59.8 किलोमीटर पर सेकंड। और अगर सन की पूछ जाए तो 614 किलोमीटर पर सेकंड। अब ये आप बोलोगे ये कैसे निकाली जाती है, इसका फॉर्मूला होता है आपके पास एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू √2gm/r, ठीक है। सो जिसमें r होता है आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है आपके पास 2378 किलोमीटर है, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 6400 किलोमीटर ही मान लेते हैं आपके पास, ठीक है। और उसके बाद आता है m, मास ऑफ अर्थ कितना है आपके पास। सो मास ऑफ अर्थ है आपके पास 5.92 इंटू 10⁻⁴ kg। और g क्या है आपके पास, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो जिसकी वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। और यूनिट इसका ध्यान रखना है आपके पास क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर आ जाता है आपके पास ही। सो ये कैसे आता है, आपको ग्रेविटेशन का लॉ पता होगा कि दो बॉडीज़ के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके रेडियस के रिलेटेड। सो आप इसको डिराइव कर सकते हो। तो जब आप ये वैल्यूज पुट कर डाउन कर लोगे तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी। सो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास। अब बोलो व्हाट इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आपको स्लोप क्या बताता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके पास कोई भी स्लोप हो, जैसे मान लो वेलोसिटी टाइम ग्राफ या किसी भी स्लोप हो, स्लोप होती क्या आपके पास tan थीटा हो जाती है। सिंपल आप बोल सकते हो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। सो जो आपके पास होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसको क्या बोलते हो आप, एक्सेलरेशन बोलते हो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। और अगर आप पूछा जाए आपको एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है आपके पास, डिस्प्लेसमेंट होती है आपके पास। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को आप टर्म क्या करते हो, डिस्प्लेसमेंट बोलते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अब बोल रहा है देखो, आप बोलोगे न्यूमेरिकल क्यों, क्योंकि आपके पास जो प्रीवियस एग्जाम देखा होगा आपने उसमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन जो थे डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड जो आपको क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो क्वेश्चन हो रहा है कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी हुज लीनियर मोमेंटम चेंज बाई 20 kg मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। सो फोर्स निकालनी है। तो फोर्स का जस्ट अभी हमने देखा फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या सिंपल आप बोल सकते हो डेल्टा P बाई टी, ठीक है, यही आ गया आपके पास। अब चेंज कितना वो रखा है लीनियर मोमेंटम में 20 kg पर kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना आपके पास 10 सेकंड है, तो 10 और 20 कैंसिल आउट हो जाएगा 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो फोर्स कितनी आ गई 2 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट ऑप्शन में देखोगे आप न्यूटन के टर्म्स में है, तो आपको पता है F किसके इक्वल्स होता है ma, मास किस में आता है आपके पास kg, एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन आप बोल सकते हो किसके इक्वल्स टू होता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास 2 न्यूटन। सो 2 न्यूटन आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 5 मीटर पर सेकंड टू 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो चेंज हो रही है 5 मीटर पर सेकंड से 10 मीटर। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी आपके पास 5 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई आपके पास 10 मीटर पर सेकंड। व्हेन इट ट्रेवल 50 मीटर, तो मतलब डिस्टेंस कितना कवर कर रखा है 50 मीटर। तो आपको सिंपली एक्सेलरेशन निकालनी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर की टर्म्स में, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर मिस हो गया, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर की टर्म्स में आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। सो सिंपली आपके पास देखो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, तो किसका यूज़ कर लोगे v। सो मैं सिंपल इसमें जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेता हूँ v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। अब v कितना 10 का स्क्वायर आ गया आपके पास 100 माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25।
इक्वल्स टू 2, एक्सेलरेशन तो आपको निकालनी है, डिस्टेंस कितना है 50, तो ये आ गया 75 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास, 75 डिवाइड बाई 100 आ गया 0.75, तो एक्सेलरेशन आ गया आपके पास 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो 0.75 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पे स्क्वायर था इसमें क्वेश्चन में मैंने। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास, ए बॉडी ऑफ 5 kg इज एक्टेड बाई ए फोर्स 1 न्यूटन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड बाई मास इन 10 सेकंड। सो सिंपल क्वेश्चन है आपके पास। तो यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास, मास दे रखा है बॉडी का, कितना है आपके पास 5 kg है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आपके पास गिवन है वो क्या है आपके पास, फोर्स। तो फोर्स आपके पास 1 न्यूटन है। अब पूछ रहा है आपको डिस्टेंस निकालना है, आपको एस आपको फाइंड आउट करना है, और आपको टाइम भी दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है आपके पास, 10 सेकेंड जो है आपके पास गिवन है। सो इसमें अब आपके पास मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, आपको डिस्टेंस तो निकालना है। सो डिस्टेंस का फॉर्मूला निकाल लेता हूँ मैं, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पहले क्या बोल रहा है, रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है 0, तो यू टी वाली टर्म कितनी हो जाएगी, डायरेक्टली 0 हो जाएगी। सो एस आपके पास आ गया हाफ ए टी स्क्वायर। अब आप बोलोगे इसमें एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, एक्सेलरेशन गिवन नहीं, कोई इशू नहीं है, हमें फॉर्मूला तो पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, एफ इक्वल्स टू एम ए। फोर्स आपके पास कितनी गिवन है 1, मास कितना है 5 इक्वल्स टू ए, तो आप यहाँ से बोल सकते हो एक्सेलरेशन कितनी आ गई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अब यहाँ पे आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एस इक्वल्स टू हाफ, एक्सेलरेशन कितनी आ गई 0.2, टाइम कितना है 10 इंटू 10, सो ये 10.2 इंटू 10 आ जाएगा 2, सो ये दोनों वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 10 मीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपके पास 10 मीटर। तो क्वेश्चन में 10 मीटर कहाँ पे आपके पास कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, तो ये आपके पास करेक्ट सॉल्यूशन हो गया। अब बोल रहे थे लॉ ऑफ इनर्शिया फॉलोज, लॉ ऑफ इनर्शिया किसको फॉलो करता है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। क्या बोलता है न्यूटन फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन, कि जो बॉडी है वो मोशन में है, वो अनटिल मोशन में रहेगी जब तक हम उस पर क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, और जो रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, ए पैसेंजर इन अ मूविंग बस इज थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द बस स्टॉप सडनली, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय, ये भी आपके पास किस में एक्सप्लेन है, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। ये एक्चुअली में होता क्यों है इसका मैं आपको बताता हूँ, ये आपके पास इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से होता है आपके पास, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये सभी ने फील कर रखा होगा कि कभी भी अचानक से अगर आपके पास बस रुक जाती है तो आपको क्या होता है, फॉरवर्ड की तरह आपको, जैसे आपको लगता है कि कोई आप वहाँ तरफ थ्रो हो रहे हो। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आपके पास बस चल रही होती है तो आपके पास जो लोअर पार्ट होता है बॉडी का वो क्या होता है आपके पास रेस्ट में होता है, और अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आपका क्या होता है मोशन में होता है। जैसे ही आपके पास ब्रेक लग गई तो आपके पास अपर पार्ट ऑफ बॉडी किस में था पहले, जो मोशन में, वो रेस्ट में आने की वजह से, क्योंकि अचानक से आपके पास क्या लगी है, ब्रेक लगी हुई है, तो वो रेस्ट में आने के लिए जो है वो ट्राई करता है, इसी वजह से आप क्या करते हो, फॉरवर्ड क्या करते हो, थ्रू हो जाते हो। ये तो आता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब सेम केस आता है कि जब अचानक से आपके पास बस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है, तो आप क्या करते हो, पीछे की तरफ आपको, या आपको क्या कहते हैं, पीछे की तरफ आपको एक थ्रस्ट लगता है, या सिंपली बोल सकते हो आप क्या कर, वो किसकी वजह से होता है आपके पास, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। वो कब होता है, जब आपके पास उस टाइम तो क्या आ जाता है आपके पास, लोअर पार्ट किस में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, और अपर पार्ट रेस्ट में ही रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोल रहा है, नो वर्क इज डन इफ अ चाइल्ड पिक अ पाइल ऑफ बुक फ्रॉम अ शेल्फ एंड टेक इट टू द टेबल, हॉर्स पुल अ कार्ट, ए बॉय पुश अ ट्रॉली, ए मैन स्टैंड स्टिल होल्डिंग टू सूटकेस। सो आपको पता है वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपको फोर्स लगानी पड़ेगी और कुछ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ही मान लो, डिस्प्लेसमेंट आप मानते। तो यहाँ पे क्या हो रखा है, उस जो चाइल्ड है उसने अपने टेबल जो शेल्फ से थी वहाँ से अपने टेबल तक बुक्स ले आए, तो मतलब डिस्टेंस तो कवर कर दिया। हॉर्स पुल्स अ कार्ट, तो हॉर्स जो चल रहा है तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। बॉय पुश अ ट्रॉली, तो ट्रॉली को तो खींच तो रहा है, तो डिस्टेंस हो रहा है। अब आ रहा है आपके पास ए मैन स्टैंडिंग टू सूटकेस, जैसे मान लेते हैं आपके पास ये कोई पर्सन है, ये आपके पास 2 सूट केस इन्हें क्या रखें, उठा रखें, और अपनी जगह स्टिल होल्ड करके बैठा हुआ है, तो क्या इसको आप बोलोगे वर्क किया है इसने, तो ऐसे तो इसका जो वेट होगा वो तो एक्ट करेगा, बट वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट कवर हुई है, या कोई इसको फोर्स लग रही है, नहीं लग रही है, तो इसलिए आपके पास क्या बोलोगे, इसमें आपके केस में क्या हो रहा है, कोई भी वर्क जो है आपके पास इसने कर नहीं रखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, 1 अर्ग इज इक्वल्स टू डैश डैश ग्राम कैलोरी। तो अर्ग किसका ऐसा यूनिट होता है, अर्ग होता है आपके पास सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। सो आप यहाँ पे बोल सकते हो
यहाँ पे मैं आपको यूनिट कन्वर्जन बता देता हूँ। 1 जूल होता है आपके पास 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल्स टू, सो अगर आपको 1 अर्ग पूछा जाए तो वो किसके इक्वल्स टू होता है, 10⁻⁷ जूल। एक तो फॉर्मूला आपके पास ये आ गया। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपके पास 1 कैलोरी जो होती है वो होती है आपके पास 4.18 जूल के रिलेटेड, या आप यहाँ से बोल सकते हो 1 जूल कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी डिवाइड बाई 4.18, या सिंपली जिसको आप बोल सकते हो 0.24 कैलोरी। अब आपको किसके टर्म्स में चाहिए सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन चाहिए आपको 1 अर्ग इज इक्वल्स टू कितने ग्राम के इक्वल्स टू होता है, तो वही देखते हैं अब आपके पास। तो मैंने लिख लिया 1 जूल किसके इक्वल्स टू हो गया, 0.27 कैलोरीज के इक्वल्स टू आ गया आपके पास ही। तो अब इसमें सिंपली आप यूनिट कन्वर्जन तो कर दी है, अब यूनिट कैसे कन्वर्ट कर लोगे आप तो यहां से आप जूल्स का फॉर्मूला यहां से आप पुट कर लोगे, जो 1 जूल का 10⁻⁷ अर्ग पुट कर लोगे। तो जैसे आप इसको पुट कर लोगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2.4 इंटू 10⁻⁻8 के इक्वल्स टू आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है। 1 जूल इक्वल्स 10⁻⁷ अर्ग के इक्वल्स टू आ गया। अब 1 अर्ग जो है आपके पास 10⁻⁷ जूल के इक्वल्स टू आ रखा है। अब देखो आपको मैं इसी फॉर्मूले में आपको मैं ड्राइव करके बता देता हूँ। तो आप लिख सकते हो 10⁻⁷, 1 जूल किसके इक्वल्स टू है, 0.24 कैलोरीज के इक्वल्स टू। तो ऑप्शन 2.4 है तो इसको मैं क्या लिख लेता हूँ, 24 डिवाइड बाई 100 कैलोरीज। अब एक यूनिट तो यहाँ पे ऐड हो गया, तो 1 अर्ग आप बोल सकते हो, क्योंकि बेस सेम है, डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है आपके पास पावर सेपरेट हो जाती है, तो ये तो आ जाएगा आपके पास 2। अब आपने देखा क्या है 0.4, तो सिंपली इसको मैं 2.4 अगर यहाँ पे लिख लूँ तो एक जीरो आपके पास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब इसको आप डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में ले लोगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻⁻8 कैलोरीज के इक्वल्स टू हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपके पास सॉल्व हो जाता है। अब व्हाट इज द पावर इक्विवेलेंट टू 1 किलोवाट, तो किलो में जब भी कोई चीज़ आती है तो वो सिंपली होती है 10⁻3, मतलब 1000 के इक्वल्स टू तो 1000 वाट। अगर मेगा पूछा जाए तो 10⁻6 आ जाता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन राइजिंग ए मास ऑफ 0.5 kg थ्रू ए हाइट ऑफ 20 सेंटीमीटर, और बोरा टेक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो आपको वर्क निकालना है, तो वर्क क्या होता है आपके पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपके पास मास दे रखा है 0.5 kg, उसके बाद क्या दे रखा है आपको, हाइट दे रखी है 0.2 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर इसको तो सॉरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसको मैं मीटर के टर्म्स में चेंज कर सकता हूँ, क्या लिख लूंगा 0.2 मीटर लिख लूंगा। अब मुझे पता है फोर्स F इक्वल्स टू एम ए होता है, या एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के टर्म्स में लिख लो, तो इसको लिख सकते हो आप mg, और डिस्टेंस या हाइट एक ही चीज़ है तो आप लिख लोगे mgh, W इक्वल्स टू mgh। मास आपके पास 0.5 kg है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितने वो रखा है आपके पास 10, और जो आपके पास वेट है वो कितना है आपके पास, मतलब हाइट कितनी है आपके पास 0.2, सो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 10 इंटू 0.2, तो 2 का हाफ कितना गया 1, सो कितना वर्क आपने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया होगा, 1 जूल का वर्क डन क्या होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, इफ 40 kg चाइल्ड रन्स अप ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर 4 मीटर हाइट, तो हाइट या डिस्टेंस कितना है 4 मीटर है, टाइम कितना बोल रखा है 2 सेकेंड में। अब आपको निकालनी है पावर, तो पावर क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। तो वर्क तो मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, W फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू टाइम डिवाइड में तो टाइम आएगा। अब फोर्स क्या लिख सकते हो आप, mgs डिवाइड बाई t। अब इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी बोल रखी है आपको 9.8, सो मास कितना है आपके पास, मास तो आपके पास 40 kg है, m को मैं 40 kg पुट कर लेता हूँ, 40 इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0.8, s कितना है आपके पास, s आपके पास 4 है, डिवाइड बाई 2, तो 2 के साथ ये 2 4 कैंसिल आउट हो गया तो 2 आ गया, सो अब आ गया आपके पास 40 इंटू 2 कितना आ गया आपके पास 80 इंटू 9.8। अब आपके पास पावर पूछ रखी है तो यूनिट तो आपके पास क्या होगा, वाट होगा। अब 80 इसकी जगह मैं अगर 10 मान लेता तो कितना आता है 800, तो 800 कब आता है, जब आपके पास ये वैल्यू कितनी होती है 10। अब 10 से ये वैल्यू कुछ कम है, तो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास 800 से कम जो नज़दीकी हो, तो 784 वाट आपके पास इसका करेक्ट सॉल्यूशन आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास, द टेम्परेचर, सो इन दो क्वेश्चन को लास्ट पे करते हैं, सबसे पहले लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके पास क्या बोल रहा है, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन SI मेथड, तो कितना होता है टेम्परेचर का यूनिट, केल्विन होता है। सो ये तो आपको पता था।
अब देखते हैं आपके पास 18 क्वेश्चन। अब आपको बोल रहा है कि एक ह्यूमन बॉडी है जिसका नॉर्मल टेम्परेचर आपको पता है कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो फ़ारेनहाइट स्केल में कितना हो जाएगा आपके पास। तो ये यूनिट कन्वर्जन है, यहाँ पे भी आपको फॉर्मूला पता होगा, C/5 इक्वल्स टू F-32 डिवाइड बाई 9, जहाँ C डिग्री सेल्सियस और F फ़ारेनहाइट की टर्म्स में। यहाँ से आप F लिख सकते हो डायरेक्टली, क्या लिख सकते हो, 9C/5 प्लस 32। अब 9C कितना है आपके पास 37 डिवाइड बाई 5 प्लस 32 आ गया। तो 5 इंटू 7 35, तो 7.4 आ गया। बिल्कुल, अब इसको आप 7.4 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 36 कैरी 3, 63 और 6 66, तो इसको याद आएगा आपके पास 66.6 आ गई ये वैल्यू। तो ये वैल्यू आ गई 66.6 प्लस 32 कर लो, तो 62 प्लस 32 आ गया आपके पास 98, तो 98.6, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ गया आपके पास टेम्परेचर। ठीक है, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन आपने क्या करना था, सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये समझ आ गया कैसे आपको सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल विल शो सेम टेम्परेचर एट, कब शो करते हैं, -40 डिग्री पे शो करते हैं। अगर आप इसका प्रूफ चाहते हो तो मैं प्रूफ भी बता देता हूँ आपको। जस्ट अभी फॉर्मूला बताया, F इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32 होता है। अब आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो F की जगह मैं C पुट कर सकता हूँ, F लिख सकते हो आप, F की जगह C कर लिया, तो C की जगह मैं F लिख लेता हूँ बाई 5 प्लस 32, तो इसको मैं एक साइड ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास 9F/5, F में से सेपरेट कर लो और इक्वल्स टू 32। अब यहाँ से आप एलसीएम ले सकते हो, तो कितना आ जाएगा ये आपके पास 4, और ये आ जाएगा 5F माइनस 9F, और ये इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 160, क्योंकि 35 इंटू 5 160 आ गया। यहाँ से आ जाएगा -4F इक्वल्स टू 160, तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास -40 डिग्री। अब F और C इक्वल्स टू है, अगर F -40 है तो C कितना आ जाएगा आपके पास -40 डिग्री, तो ये आ गया इसका करेक्ट सॉल्यूशन। तो आई होप आपको इसमें मैंने 20 क्वेश्चन जो कराए थे, इसमें मैंने आपको कुछ फॉर्मुलेस बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बताए, कुछ मैंने आपको कंसेप्ट रिलेटेड क्वेश्चन बताए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो 500 लाइक्स को टारगेट आप कंप्लीट करा दीजिए। और अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं आपके साथ हम इसके केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय, जय हिंद।